आरेवा के सभी सदस्यों को नमस्कार। कुछ देर पहले मैं एक वीडियो मलयालम में दिया था। जो भी मलयालीस है, इसलिए वो इम्पोर्टेंट था क्योंकि दो डीजीआर के बारे में मैंने एक्सप्लेन करना था। दोनों केरल से आते थे। एक जनरल पी मेनन, जो 4th सेंट्रल पे कमीशन डिक्लेयर होने के उस पीरियड में हमारे डीजीआर थे, और एक जो अब जो जनरल नायर सर हैं। तो इसमें जो है, हमने सबसे पहले आसाम राइफल का जो ड्यूल कंट्रोल की जो इशू है, देखिए आप सभी को पता है, कई बार मैं बता चुका हूँ। 47 से 65 तक हमारा एडमिनिस्ट्रेशन देखता था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, और 65 के बाद 1965 के बाद अब तक हमारा एडमिनिस्ट्रेशन यूनियन होम मिनिस्ट्री के पास है, जबकि ऑपरेशनल कंट्रोल जो है इंडियन आर्मी के साथ है। और आप सभी को मालूम होना चाहिए कि 3rd सेंट्रल पे कमीशन तक हमारी जो हमारा बेनिफिट मिलता था, तनख्वाह के नाम पे ले लो, अलाउंस जो भी है, वो इंडियन आर्मी की तरह था। और बेसिक सैलरी में 5 या 10 रुपये का फ़र्क था, और कंप्लीट बेनिफिट हमें मिलता था। भारत के किसी कोने में मिलिट्री हॉस्पिटल में इलाज होता था, सर्विंग पर्सन जो छुट्टी जाते थे तब भी होता था। मतलब कंप्लीट इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का जो प्रिंसिपल है वो तब तक फॉलो होता था। लेकिन 4th सेंट्रल पे कमीशन में हमें सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन में लाया गया। उस वक्त हमारे डीजी थे लेफ्टिनेंट जनरल पी मेनन सर, जो 1983 से 87 तक लगभग 3.5 साल रहा, देखिए। और जब 1186 से हमारा 4th सेंट्रल पे कमीशन लागू हुआ, जब हमें सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन में लाया गया था, तब कौन थे डीजी? यही पी मेनन सर। एक मलयाली था, वो केरलियन। और उनका जो मतलब उन्होंने जो एक्शन लेना चाहिए था एज ए वेलफेयर मेजर्स, उन्होंने लिया नहीं, जिसके अभी तक उनका फल हम लोग भुगत रहे हैं। और उसके बाद जो है, जैसे आप सभी को पता है कि आरेवा का गठन हुआ, और मैंने उनका उससे पहले जो भी है कैंटीन ECHS का जो हमने फाइल किया था केस, वो 2 बेनिफिट मिले हुए हैं। अभी दिल्ली हाई कोर्ट में ड्यूल कंट्रोल के बारे में केस चल रहा है। और कई बार मैंने उदाहरण भी दिया था, जब अभी हमारे जो डीजी हैं जनरल नायर सर, जब वो आए थे तब लोगों में एक उत्साह था। देखिए, कई बार लोगों ने मुझे फ़ोन किया, बताया कि सर आप भी जो है नायर हैं, डीजी साहब भी नायर हैं, हमारा जो प्रॉब्लम है ड्यूल कंट्रोल का है तो आसानी से चला जाएगा। और उन्होंने जो पेशकश की, मुझसे बात किया, यहाँ आके आपसे मिलना चाहता हूँ, मेरे जितने वीडियो वगैरह उन्होंने लिए, भेजे, डॉक्यूमेंट जो भी हमने गवर्नमेंट से ये पत्राचार किया था, सभी उन्होंने मंगाए। तो हमने भी सोचा कि ये तो बड़ा अच्छा एक पॉजिटिव मूव है जो डीजी साहब, इससे पहले हम उनका अपॉइंटमेंट लेके मिलते थे, और ये पहली बार हुआ कि उन्होंने मुझे बताया उनके स्टाफ अफसर के द्वारा कि हमें मिलना चाहते हैं। ट्रिवेंड्रम में आए, करीब 2.5 घंटा हमसे बात किया। मैंने जो है उन्हें पूरे डॉक्यूमेंट हमने दिए उनको, जो 4th सेंट्रल पे कमीशन में जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ था वो मैंने एनालाइज करके एक अच्छा फाइल बनाया था, वो भी उनको दिया मैंने। और कहा कि सर इसके ऊपर काम करना है, आपने वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं रख कर, मेन जो हमारा जो वेलफेयर है वो ड्यूल कंट्रोल को हटाना है, आसाम राइफल को किसी एक मिनिस्ट्री में, क्योंकि हम प्रीफर कर रहे हैं डिफेंस, क्योंकि हम डिफेंस के अंदर में काम करते हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं कि डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आना चाहिए। तो उन्होंने काफ़ी आश्वासन दिया, लेकिन जाने के बाद जैसे और जो डीजी थे उसी जैसे वो काम कर रहे हैं। 2 साल का टेन्योर ख़त्म हो चुका है उनका, और अभी एक्सटेंशन टेन्योर में, और अभी हाल में कोझिकोड आया था 2 दिन पहले, 15 तारीख को उनका वहाँ मीटिंग था। उसी के चलते देखिए, अभी जब आरेसा और आरेवा का भी चर्चा किया था हमने। आरेसा जो है, आप सभी को पता होना चाहिए, जिसको मालूम नहीं है ज़रा सुनिए ध्यान से। 1978 में जो डीजी थे उस वक्त, उन्होंने करस्पॉन्डेंस किया था सरकार से कि असम राइफल को भी एक्सर्शन बेनिफिट मिलना चाहिए। कई करस्पॉन्डेंस के बाद वो एक्सेप्ट नहीं हुआ, क्योंकि वो नेचुरल होना था कि हम CCS रूल में आते हैं, 60 साल तक नौकरी करते हैं। तो उसी के बाद जो है इसका फाउंडेशन हुआ आरेसा का, आसाम राइफल एक्सर्विसमैन एसोसिएशन, जो DGR में है, उनका डायरेक्टरेट है। और उस वक्त आप सभी को मालूम होना चाहिए कि हमारे MD कमिश्नरेट करके कॉलोनल हुआ करता था, 16 ईयर का CO था, वह जो कई साल तक इनका डायरेक्टरी किया, और उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि वो जवानों से पैसा लेके जो फंड इनका वो बनता था, वो पैसा जो ये हम अभी जो बोलते हैं कि जो भी ग्रांट वगैरह जो मिलता है, अभी हाल ही में जो देखे होंगे आप लेटर AGM का जो निकला था, वहाँ पे जो कमांडेंट्स कॉन्फ्रेंस में 43 करोड़ रुपया जो कुछ है, तो वो एक्चुअल में वेलफेयर हम नहीं बोल सकते हैं। तो ये देखे होंगे, जैसा कि मैंने उदाहरण दिया था 14 ईयर में जब मैं गया, तो जहाँ हमको पोखुंगरी एक पोस्ट है जो कि काफ़ी ऊंचाई है, वहाँ पे भेजा गया था। तो हमने देखे एनिमल ट्रांसपोर्ट होता है, म्यूल होते हैं जो खच्चर जिसको हम कहते हैं, जो ज़्यादा जो चढ़ाई हो जाता है, लोग खच्चर का पूंछ पकड़ के जो है वो जो चढ़ जाता है आसानी से। तो मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, जो DGR जो यहाँ बन के जो आते हैं, वो आरेसा को
खच्चर की तरह उसका पूंछ पकड़ के 2 साल का टेनर आराम से निकल देता है वो नेपाल में जाते हैं, वो ये कंप्यूटर खरीद इधर 2 लाख 3 लाख देते हैं। ये जैसे RSI इधर भी आया था अडोर में, ओके आपका ये है, ये पैसा वैसा देते हैं जैसा कि वो उनका अपना कोई फंड हो जो दे रहे हैं। इसमें कुछ वो नहीं। देखिए हमारा जवान का पैसा जो है कलेक्ट करके, जिसमें हम भी दिए थे कंट्रीब्यूशन, वह पैसा से जो ये इधर उधर आके जो पैसा देते हैं, वह जो एक्चुअल में हम उसको वेलफेयर नहीं कहेंगे। इसके अलावा उनका जो बायलॉ है हमने जो देखा था, उसमें लिखा है कि 10 साल कंप्लीट होके जो सर्विस करते हैं उन्हीं को मिलेगा बेनिफिट RSA का। तो वो भी जो है एक प्रकार से जो 10 साल तक जिसने कंट्रीब्यूट किया है, देखिए उसके बाद वो डिस्चार्ज आता है, किसी कारण वो मतलब सर्विस नहीं कर पाता है, तो क्या ये वो पैसा वापस करते हैं? ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। देखिए तो मैं समझता हूँ कि जो 43-44 करोड़ जो है उसमें से करीब 10-15 करोड़ तो उन्हीं लोगों के पैसा होंगे। तो मैं अलग सा डिटेल मांगूंगा लोगों से जो आरेवा का मेंबर है, जो 10 साल से पहले आ रखे हैं, जिनको पैसा मिला नहीं है, तो उनको पैसा दिलाने का मैं कोशिश करूंगा। तो यह मैं समझता हूं कि RSA कोई वेलफेयर ओरिएंटेड नहीं है। तो तब हम RSA के पीछे पड़ा क्योंकि उन्होंने कोर्ट में हमें बताया था कि आरेवा को हमने रिकॉग्नाइज नहीं किया है, तो ये जो है ड्यूल कंट्रोल इशू पर कोर्ट में नहीं आ सकता वगैरह वगैरह। और हमारा एक एसोसिएशन है RSA जो कि रजिस्टर्ड है। तो उसके बाद मैंने करस्पॉन्डेंस वगैरह किया था, उनसे कागज़ मंगाया, 15 पेज का हमको मिला, और उसमें देखता हूँ कि जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के खिलाफ है, रजिस्टर्ड तो कर रखा है इन्होंने, वो गलत है, उसको डी रजिस्ट्रेशन के लिए हमने लेटर दे रखा है। इसमें आप लोग आपस में भिड़ने की ज़रूरत नहीं है। वो केवल RSA डायरेक्टरेट जो बना रखा है, जो एसोसिएशन है, उसके बारे में मैंने बताया था। जब मैं DG से बात किया था तो मैंने एक लीगल एडवाइस कहो उसको, मैंने उनको बताया था RSA आपका जो अनलॉफुल है, इसको आप करना ये है कि डिपार्टमेंट ऑफ असम राइफल एक्स सर्विसमैन वेलफेयर ऐसे एक डिपार्टमेंट क्रिएट कीजिए, जवानों से पैसा मत लीजिए, आप इनके लिए एक बजट का प्रोविज़न करो, और DGR में अनेकों जो है फंड है उनके पास, उनका जो प्रॉफिट है डाइवर्ट करो। वो जो फंड से आप यदि असम राइफल एक्स सर्विसमैन को या विधवा को जो भी आप खर्च करते हैं, तो उसमें हम बोलेंगे कि यस आप एक अच्छा वेलफेयर के काम कर रहे हैं। तो अभी देखिए इन्होंने यहाँ से जाते फेसबुक में भी आउट कर दिया कि DGR गया था कोड़ीकोड में, ये देखा वेलफेयर देखा, विडोज को ये दिया वो दिया, आश्वासन दिया, क्या दिया, वो क्या है, उसके मैंने एक रिएक्शन दिया था कि वो जो है गलत है करके। तो यह होना चाहिए। तो ये गलत, वो हम आपस में बात करेंगे। आरेवा का जो लीडरशिप है वो अप्रोप्रिएटली लेंगे, लेकिन जो RSA सेंटर हैं, फॉर एग्जांपल केरल में है RSA अडोर, या देहरादून में है, हमीरपुर में, कहीं उनके लिए हमारा कुछ नहीं है। उनको तो जो है हमने सजेशन दिया था DGR को, वो जो है सेंटर अपना सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट जो स्टेट में जो प्रावधान है रजिस्टर्ड करें, और जो भी जो फॉर्मेलिटी है जो रिक्वायर्ड मैंडेटरी, उसको पूरा करते रहिए। अभी जैसा देखा, अब देहरादून में एक अमर सिंह साहब था, अभी अशोक जी नेगी जी हैं नायब सदर, वो परेशान है, 9-10 साल हो गया, कुछ उन्होंने कार्रवाई किया नहीं। देखो उनका अकाउंट जो है जब्त हो रहा है। तो यही मैं बोल रहा हूँ कि आज के डेट में कोई भी जो RSA सेंटर है अक्रॉस इंडिया, वो प्रॉपर जो है काम नहीं कर रहा है कानूनी ढंग से, उनको करना चाहिए। वो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है, उसको डाउनलोड कर लीजिए, जो हम बताएंगे उनको कैसा करना है। आरेवा का हमने 8 AGM किया है, पूरा रिपोर्ट रिटर्न एज इट इज़, जो आप इन कंप्लायंस विद द रूल्स अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट हम कर रहे हैं। पालक्काड हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस है। सब कुछ जो ऑडिट होते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा करते हैं हम सब, इवन इनकम टैक्स हम भरते हैं सरकार को, सब बिल्कुल लीगल है। आरेवा DGR बोले कि ये गलत है, वो एक्चुअल में ये हमारा सही है, उनका गलत है, ये है। और दूसरा, आप सभी जो है देखिए एक्स सर्विसमैन एक है। मैंने इसलिए बोला था कि RSA जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो गलत है। मुझे नॉलेज मिला था, कई सारे लोग जो पैसा मांग रहे हैं साल साल में इतना रुपये, वो गलत है। क्योंकि जहाँ तक RSA का मेंबरशिप का संबंध है, पूरे के पूरे जो असम राइफल रिटायरी है वो उनके मेंबर ऑलरेडी है, क्योंकि उन्होंने कंट्रीब्यूशन सर्विस के दरमियान दे चुका है। उनसे दोबारा कंट्रीब्यूशन मांगना गलत है। तो यह जो है आरेवा का, तो हमने एक छोटा सा अमाउंट है जो 5 साल के लिए मांगते हैं। जैसे एक जवान है 600 रुपये, उसका भी 300 रुपया जो है मैं डिस्ट्रिक्ट और स्टेट को देता हूँ, 300 रुपये मेरे पास आता है। वो 5 साल में एक बार है। 5 साल के बाद उसका आधा यानी 300 रुपया, 300 में से भी 100 रुपये हम डिस्ट्रिक्ट को देते हैं। रिन्यूअल जो होते हैं केवल लाइफ टाइम में एक बार, 200 रुपये आता है। और हमारा खर्च है, क्यों, हमें तो कोई DGR का फंड तो देगा नहीं ये लोग, है कि नहीं। अभी देखिए हम उत्तराखंड में गया था, मैं बहुत चक्कर रह गया। वहाँ के जो मीटिंग्स में जो लोगों ने जो अपना जो दिखाया था उत्साह, है कि नहीं, ये ऐसा उत्साह तो हम DG के मीटिंग में देखते नहीं हैं।
कोझिकोड में आया हुआ था तो 30 या 40 के दरमियान था वहाँ पे एक सर्विसमैन। मैं कहता हूँ डीजी को, यदि वो ये वेलफेयर पॉइंट देखा होता जो मैंने बताया था सर कि जो ड्यूअल कंट्रोल, जैसे लेखराज पुआर का मैं नाम लेता हूँ, गढ़वाल राइफल का, जिन्होंने जम्मू कश्मीर मिलिशिया को 71 की लड़ाई के बाद खुद उन्होंने लेटर लिख के सरकार से उन्हें जो है 1972 में आर्मी में ले गया, 1976 में वो जैक लाई के नाम से जानते हैं, जबकि वो 1948 का फौज है। देखिए हम तो 1835 का है, 188 साल हो गया असम राइफल का, हमारा कोई ऐसा आया नहीं। इसलिए जनरल कार्निक साहब बोलते हैं ना हम जो है ना धोबी, असम राइफल का हालत क्या है, ना घर का ना घाट का, ये हालत है। तो यह बिल्कुल सही है। तो यदि अगर कोई वेलफेयर ओरिएंटेड काम करता, कोझिकोड में डीजी आता तो हजारों की संख्या में लोग जाता वहाँ पे, एक छोटा सा हॉल कम पड़ता, जैसे क्रिकेट मैच होता ना बड़े से स्टेडियम का अरेंजमेंट करना होता जब डीजी साहब आ रहे हैं, है कि नहीं। तो ऐसा होना था, यही मैं मलयालम में बात किया था। तो वेलफेयर ओरिएंटेड देंगे। चलिए, हर ऑफिसर एक जैसा नहीं होता है, इनका 2 साल पूरा हो चुका है अभी एक्सटेंशन टेन्योर में, उनको जाने दीजिए। मैंने केवल उनको मैं यही कहना है कि आप जब तक रहिए, आप अपना जो भी पर्सनल एजेंडा होगा आपका, लेकिन आपने जो सही जो एडमिनिस्ट्रेशन जो करते हैं, देखिए हेड है वो डीजीआर, उनको चाहिए कि क्या वेलफेयर, जब बार बार मैं बोलता हूँ IM में देहरादून में जो लिखा हुआ है वो जो अगर उसके मन में होता तो 2 साल काफ़ी होता। हमको भी मदद मिलना था। कब का जो है हम जो है डिफेंस मिनिस्ट्री में, या तो पूरा बेनिफिट आर्मी का मिलता जिसके अंदर हम काम कर रहे हैं, यही हमने कहा है मलयालम में। तो इसके अलावा जो है वोट बैंक, देखिए वोट बैंक भी बहुत ज़रूरी है। 1 महीना होने को 50,000 भी पहुंचा नहीं है। अभी हम एक स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। हमको एक एडवाइस मिला था उत्तराखंड से, एक सीनियर मेंबर ने बोले थे कि सर जो हमारे स्ट्रेंथ के अनुसार आप वोट बैंक बांट दीजिए पूरे जो स्टेटों में, वो अपना जो करता रहेगा। वो बिल्कुल सही बोला है। तो अभी हम क्या करेंगे, जैसा 1 करोड़ का है हमारा, 7 महीना बाकी है, 10 लाख एक महीने में हमने जोड़ना है। मैंने सेक्रेटरी को बताया वर्कआउट करने के लिए, और 30 लाख जो है सर्विंग पर्सन के ऊपर छोड़ देना है हमने। इसका अलग सा मैं एक वीडियो निकालूंगा। तो यह जो वोट बैंक ज़रूरी इसलिए है कि जब हमारा आ जाता है जजमेंट कोर्ट से, तो हम मोदी जी और अमित शाह जी को बताएंगे कि अगला साल जो हो ना हमारे पास ये वोट बैंक है, आप हमारा काम कर दीजिए, आपको बॉकी की तरह जो है हम तोहफा देंगे, इतने 1 करोड़ का जो है वोटर्स हम आपको देंगे, आप पहला हमारा काम कीजिए। पॉलिटिकल प्रेशर देना भी ज़रूरी है। कर्नाटका में आपने देखे वो लोग आया, शो किया, हार गया वो लोग। तो अब इसमें जो है हमारा जो महत्व हो जाता है। तो यही हमने कहा है, हम अपने बल पर लड़ेंगे। पूरे असम राइफल के एक सर्विसमैन, रिटायर्ड पर्सन जो सर्विंग इवेंट, सब आरेवा का सपोर्ट करना है, क्योंकि ये एक बिल्कुल हिस्टोरिक है, ऐतिहासिक मूव है जिसमें हम आगे काम कर रहे हैं। बहुत ही वेलफेयर ओरिएंटेड। जनरल कार्निक सर देखिए, अपना जनरल जो सुशील कुमार सर जो बेड रिडन है तब भी हमको रेस्पॉन्ड करते रहता है बीच बीच में। तो वैसे अफसर हमारे साथ हैं और कानून हमारे साथ है। सच्चाई जो हम बात करते हैं, सच जो आप सुने होंगे, मैं कभी किसी का चापलूस नहीं करता हूँ, चापलूसी है हमारे में, सिकोफेंट्स कहते हैं वो। जब भी डीजी आते हैं उनके पास चला जाता है, बैंड बाजा बजता है जैसे वहाँ शादी हो रहा है। क्या इसकी ज़रूरत है? अगर वो सच्चा इंसान होता डीजर, वो गाली करना था किस लिए? अब मैं उत्तराखंड में गया था, मुझे भी बहुत चक्कर लग गया। मैं लोगों को गाली, मतलब मैंने उनको बताया कि ये फूल किस लिए लेके आ रहे हैं, लेकिन वो देव भूमि है, वो उनका सिस्टम है, जो भी आते हैं गेस्ट उसको फूलमाला पहलाना, इसलिए जो है मैंने अपना सर झुका दिया। तो वो जो अपने मन से दे रहे हैं, देखिए एक ये है जो कि कुछ लोग हैं जो कि सिकोफेंट जो चापलूस कहते हैं, जहाँ आ जाते हैं बड़े अफसर, उसके पीछे चला जाता है, उसको थपड़ी मारते हैं, हाथ मिलाते हैं, हाँ में हाँ मिलाते हैं। ऐसे नहीं बनना है हमने, ठीक है ना। सही काम करो। जो हम बोल रहे हैं, जो ड्यूअल कंट्रोल हटना चाहे तो हटना चाहिए, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं और हमारा कोशिश सफल होगा, इसमें कोई शक नहीं है। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।